हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 41 कवर करेंगे। ओके, बाकी के 40 टेस्ट भी डल चुके हैं, जो कि आपकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो सारे टेस्ट भी आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि वो यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके और एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ उनको लगा लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय बजट 2021-22 में जनगणना 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, सो बजट की बात यहाँ पर हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बजट की जो वीडियो है वो पूरी डल चुकी है, जो हमारे स्पेशल यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5,446 करोड़, 2,345 करोड़, 1,700 करोड़ या फिर 3,768 करोड़। ठीक है, तो जनगणना 2021 के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 3,768 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 2021 जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पहली डिजिटल जनगणना हेतु 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बजट की बात यहाँ पर हुई है, तो इन शॉर्ट इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बजट का प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्यों लिखा गया है ऐसा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ वहाँ पर इसके रूप में इसका प्रावधान है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का जो बजट है वह 1 फरवरी को और 2021 को उसको पेश किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये पहला बजट है, यानी कि भारतीय इतिहास में ये पहला बजट कैसा होने वाला है जो कि पेपरलेस होगा, यानी कि एक टैब के माध्यम से उन्होंने इसको पेश किया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़, क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये उन्होंने कौन सा बजट पेश किया है? तो ये उनका तीसरे नंबर का बजट है। बात करें अगर मोदी सरकार की, तो उनका ये 9वां बजट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं के संग्रह नहीं बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। सेकंड है, कंपनियों के शेयर व डिवेंचर की खरीद बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल रखा जाता है। ऑप्शंस आपके एज ऑलवेज वही रहने वाले हैं, केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। हमें बताना है सही स्टेटमेंट है कौन सा। देखिए, एक्चुअली जो करेक्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आय वस्तु एवं सेवाओं के संग्रह नहीं बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। लेकिन कंपनियों के शेयर व डिवेंचर की खरीद बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इस वजह से यह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा केवल एक। इकोनॉमी से लिया गया आपका ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं के संग्रह नहीं बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। यह मुद्रा के रूप में मापी जाती है। कंपनियों के अंश पत्र, जिसको आप इंग्लिश में शेयर कह सकते हो। दूसरा है ऋण पत्र, जिसको डिवेंचर कहते हैं, उसकी खरीद व बिक्री व घरेलू कार्यों को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है। ठीक है, तो उनको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? योर ऑप्शंस आर 42%, 44%, 46% या फिर 48%। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, जिसकी वीडियो भी आपके स्पेशल टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में डल चुकी है, सो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे एंड जो बजट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम के लिए। तो 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 48% है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2000, ये मेरे को लगता है यहाँ पर 20 ये मिस्टेक से हो गया है, कुछ इसमें दिक्कत है। यहाँ पर 21-22 होना चाहिए।
के अनुसार कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का 48% हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, माइनर सी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है, मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शंस है बिहार से, तमिलनाडु से, गुजरात से या फिर अरुणाचल प्रदेश से। तो यह कला संबंधित है आपकी अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोनपा हस्त निर्मित कागज विरासत निर्माण कला अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1000 वर्ष पहले। मोनपा हस्त निर्मित कागज शुगु सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका अपना औषधीय गुण भी होता है। ठीक है, यानी कि औषधि के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है। ठीक है, योर ऑप्शंस आर एज ऑलवेज केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सो विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट आपको ये बताना है। एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। सेकंड स्टेटमेंट, यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निर्माणाधीन राजकोट एम्स अपने निर्माण के बाद भारत का कौन सा वां या फिर कौन सी नंबर का एम्स होगा? ऑप्शन है 12वां, 16वां, 18वां या फिर 20वां। तो यह जो एम्स होगा वह 16वां होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 15 एम्स अस्पताल हैं। इस तरह राजकोट एम्स अपने निर्माण के बाद भारत का 16वां सार्वजनिक मेडिकल संस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? योर ऑप्शंस आर प्रयागराज, संत कबीर नगर, बहराइच या फिर गोंडा। तो जो चित्तौरा झील है वह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौर गांव के पास स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेल देव स्मारक और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य का शिलान्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है? कुछ नृत्य दे रखे हैं और उसके बाद वो राज्य दे रखे हैं कि यह किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा पेयर है। ठीक है, पहला है कर्मा नृत्य जो कि ओडिशा राज्य का है। तेरह ताली नृत्य जो है वह बिहार का है। यक्षगान कर्नाटक का है। गिद्दा जो है वह पंजाब का है। सो हमें इनकरेक्ट बताना है, इस वजह से इसमें देखिए जो 13 ताली नृत्य है ना वह बिहार का नहीं है। बिहार का नहीं है तो फिर कहाँ का है? वह है आपका राजस्थान का। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 ताली नृत्य राजस्थान में किया जाता है, न कि बिहार में। अन्य युग्म जो है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगुलहास मोजाम्बिक गल्फ स्ट्रीम एंड फ्लोरिडा उपयुक्त महासागरीय धाराओं में से कौन सी गर्म प्रकृति की है या है? ठीक है, सो फर्स्ट है केवल एक, केवल 2 और 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चारों ही हैं जो कि गर्म प्रकृति की धाराएं हैं। ओके, तो देखिए अगुलहास मोजाम्बिक एंड गल्फ स्ट्रीम एंड फ्लोरिडा ये चारों ही महासागरीय धाराएं ऐसी हैं जो कि गर्म प्रकृति की हैं। दैट्स वाई योर आंसर इज डी। ओके, उपयुक्त सभी महासागरीय धाराएं गर्म प्रकृति की हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है? ऑप्शंस है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान,
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बदरमा वन्यजीव अभयारण्य, गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है, खारे पानी के मगरमच्छों का। ओके, तो उनकी भी एक खासियत यहाँ पर बताई गई है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इनके लिए इनका निवास स्थान है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। देख लेते हैं एक बार। यस, इन्वायरमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है। ठीक है, ओके। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक चैनल है विपिन कटारा ऑफिशियल के नाम से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है? ऑप्शंस हैं पुणे में, पोर्ट ब्लेयर में, कोलकाता में एंड मुंबई में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थापित करने की जो योजना बनाई गई है, गाइज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऐसी घोषणाएं कहाँ पर की जाती हैं। आपको बजट में मिलेंगी ये सारी चीज़ें, बजट में ये सारी चीज़ें पॉइंट की गई, वहाँ पर हमने अच्छी तरीके से नोट किया है इन सब चीज़ों को कि कौन सी योजना स्टार्ट की जाएगी, कौन सी चीज़ें नई संग्रहालय कहाँ पर बनाए जाएंगे, या फिर कॉलेज वगैरह विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं पर हैं। ठीक है, तो उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो बात यहाँ वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो कोलकाता में बनाने की जो है योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, स्थापित किया जाएगा ये संग्रहालय। ओके, नेक्स्ट है इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसको चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार कोलकाता में एक संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? योर ऑप्शंस आर, इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, इन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया था, 1832 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक इनकरेक्ट है। कौन सा है वो इनकरेक्ट? देखिए 1832 में नहीं की थी, वो जो स्थापना की थी वो 1897 में की थी। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ इनकरेक्ट। आंसर इज़ डी। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और बाकी के जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? कुछ मेले दिए गए हैं और उसके बाद उनके स्थान दिए गए हैं कि कहाँ पर इन मेलों का आयोजन किया जाता है। मीन्स टू से ये क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल से लिया गया है, यूपीपीसीएस बोल रही हूँ मैं। फर्स्ट है नौचंदी मेला जो कि मेरठ से संबंधित है, मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। श्रृंगी रामपुर, सॉरी मैंने उसको गलत पढ़ दिया था, शिकोहाबाद में। ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। गोविंद साहब मेले का आयोजन अम्बेडकर नगर में किया जाता है। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है वो आप बता दीजिए फटाफट से। देखिए जो ये श्रृंगी रामपुर मेला है ना, इसका शिकोहाबाद में इसका आयोजन नहीं किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है फर्रुखाबाद में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है, बाकी के जो विकल्प हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? योर ऑप्शंस आर, इटावा में, औरैया में, कन्नौज में या फिर कानपुर में। मंदिर का नाम ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये जो मंदिर है वह कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना कि मेलों से संबंधित या फिर नृत्यों से संबंधित यूपी स्पेशल के, ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिए क्योंकि हम ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुके हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है। ठीक है, जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो सारे क्वेश्चंस होपफुली आते होंगे। ठीक है, और यूपी स्पेशल की जो वीडियो है वो डल चुकी है, इसमें सारे ही मेले हैं, हर चीज़ के बारे में है, सब कुछ उसमें दे रखा है। यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं बाहर जाएगा उस वीडियो से, मुझे नहीं लगता।
गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है। किस काल का है, इस चीज़ को याद रखना, किससे बना है ये भी याद ही रख लेना। नेक्स्ट है, फिर से इसमें आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये दिया गया है। फर्स्ट है टोडरमल, जिनका जन्म आगरा में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था और मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। इनकरेक्ट बताना है तो देखिए, जो टोडरमल है उनका जन्म सीतापुर के किसी क्षेत्र में हुआ था, मुझे वो एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा है, सीतापुर में हुआ था। आंसर ए होना चाहिए। टोडरमल का जन्म लहरपुर, यस, सीतापुर के लहरपुर में हुआ था। अन्य जो कथन है बिल्कुल सही है, तो आंसर ए होगा इसका, ठीक है। आगरा में नहीं हुआ था उनका जन्म। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि वह वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो? देखिए, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है, हालांकि अभी तक यह सदस्य शहरों का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि जितने भी सिटी उसके मेंबर हैं उनको मेंबरशिप मिली हुई है, उसमें अपना दिल्ली शामिल है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह इसकी सदस्यता यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसको आप शॉर्ट में पीएम कुसुम योजना के नाम से जानते हो, इसके अंतर्गत पहला कृषि आधारित और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? योर ऑप्शंस आर अंबाला, गौतम बुद्ध नगर, जयपुर और जैसलमेर, ठीक है। तो देखिए, वह जयपुर में स्थापित किया गया है। योर आंसर इज सी, ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित और ऊर्जा संयंत्र जयपुर यानी कि राजस्थान जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है? योर ऑप्शंस आर यूएसए, ब्रिटेन, रूस एंड आपका भारत। बता दीजिए किसने बनाई है? भारत ने तो नहीं बनाई है, इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। तो फिर किसने? रूस ने बनाई है। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है। जानवरों के लिए इस कोरोना के टीके को कॉर्निवैक कोव नाम दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस नाम की वैक्सीन है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इस वैक्सीन का नाम दे देगा कि यह वैक्सीन किस देश ने बनाई है, किन के लिए बनाई है, जानवरों के लिए है, किसके लिए है, स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को हर तरीके से आप उसको याद करके जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर दिल्ली, ठीक है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य, देखिए वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है सुनील अरोड़ा, नथालपति वेंकटरमण, एल विश्वनाथन एंड सुरेश वेणुपति, ठीक है। तो करंट का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसका आंसर आपको, ओके। तो नियुक्त किया गया है नथालपति वेंकटरमण को। आंसर शुड बी बी। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथाल
वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति NV रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और वह कहाँ से संबंधित है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं सुपेस, जस्टिस, सुप्रीम या फिर कानून। ठीक है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वह सुपेस नाम से है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल, जिसका नाम सुपेस है, इसका फुल फॉर्म आगे पता चलेगा, लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हुआ है। ये भारत की पहली क्या थी? महिला क्रिकेटर थी, महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी, या फिर महिला फुटबॉलर थी, या फिर महिला अंपायर थी? ये थी महिला क्रिकेटर कमेंटेटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया है। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी। नेक्स्ट है, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? और ऑप्शंस आर प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी या फिर आगरा। तो इसकी स्थापना की जाएगी बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अयोध्या और लखनऊ के बीच बाराबंकी के ग्राम भवनियापुर खेवली में राम सनेही घाट पर 10 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो कि आपके बजट में इसको मेंशन किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हाल ही में घोषित अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? योर ऑप्शंस आर बेगम मरियम, नोरा अल मतरूशी, नूर असमत या फिर रबिया दौरानी। ठीक है, तो जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है नोरा अल मतरूशी। नोरा फतेही मत कर ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। इनका नाम नोरा अल मतरूशी है। इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला होंगे। ठीक है, यानी कि जो साथ में पुरुष होंगे उनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पुरुष के नाम के ऊपर भी बन के आ सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया है? योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो जो राज्य है पंजाब राज्य ने नियुक्त किया है, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। वाओ, ठीक है, तो ये पुस्तक भी काफ़ी फेमस है। ये भी पूछी जा सकती है किसने लिखी है, वो व्यक्ति काफ़ी फेमस हो गए हैं इसलिए। सो ओके, PDF की नीड है तो यहाँ पे आपको जानकारी उपलब्ध होगी। ओके, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस टेस्ट के, यानी कि टेस्ट नंबर 41 कंप्लीट हो चुका है। 41 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। बहुत भयंकर महामारी है, सो ध्यान रखिए। अब जो भी है सावधानी से रहिए। ओके।